स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस सूचकांक में 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है। बी, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। सी, भारत की रैंक वर्ष 2023 के 161 में सुधार के साथ यह वर्ष 2024 में 159 हो गई। डी, नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर है जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2024 सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। यह सूचना की स्वतंत्रता को मौलिक लोकतांत्रिक और मानव अधिकार मानते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करता है। भारत की रैंक वर्ष 2023 के 161 में सुधार के साथ यह वर्ष 2024 में 159 हो गई, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है जबकि डेनमार्क दूसरे तथा स्वीडन तीसरे स्थान पर है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वैश्विक प्लास्टिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वैश्विक प्लास्टिक संकट पर बहस के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नैरोबी केन्या में बुलाई गई। दो, एक ऐतिहासिक कदम में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया। तीन, इस संधि का उद्देश्य प्लास्टिक के जीवन काल के सभी चरणों में चल रहे प्लास्टिक प्रदूषण संकट को हल करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक प्लास्टिक संधि मार्च 2022 में वैश्विक प्लास्टिक संकट पर बहस करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नैरोबी केन्या में बुलाई गई। अतः कथन एक सही है। एक ऐतिहासिक कदम में 175 देशों ने त्वरित समय सीमा पर सहमति व्यक्त करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया ताकि संधि को वर्ष 2025 तक जल्द से जल्द लागू किया जा सके। अतः कथन दो सही नहीं है। वैश्विक प्लास्टिक संधि प्लास्टिक के जीवन काल के सभी चरणों में चल रहे प्लास्टिक प्रदूषण संकट को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विश्वव्यापी समन्वित पहल के लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण एवं विनियमन के नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विदेशी वकील पारस्परिकता के सिद्धांत पर भारत में विदेशी कानून और विविध अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ मध्यस्थता मामलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो, विदेशी वकील भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। तीन, विदेशी वकीलों या फर्मों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना होगा जो 10 वर्षों के लिए वैध होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों की पंजीकरण एवं विनियमन के नियम 2022 के अनुसार विदेशी वकील पारस्परिकता के सिद्धांत पर भारत में विदेशी कानून और विविध अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ मध्यस्थता मामलों पर अभ्यास कर सकते हैं। अतः कथन एक सही है। वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते और उनकी कार्यप्रणाली गैर मुकदमा संबंधी मामलों तक ही सीमित रहेगी। विदेशी वकील भारतीय न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। अतः कथन दो सही नहीं है। विदेशी वकीलों अथवा फर्मों को बीसीआई के साथ पंजीकृत होना होगा जो 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उत्तराधिकार कर संपत्ति कर से भिन्न है जो स्वामी के जीवन काल में संपत्ति पर लगाया जाने वाला वार्षिक कर है। दो, भूमि मूल्य कर भूमि के मूल्य पर लगता है न कि भूमि पर बनी संरचनाओं पर। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराधिकार कर उत्तराधिकार में प्राप्त उच्च मूल्य वाली संपत्तियों पर लगाए जाने वाला एक मुश्त कर है। उत्तराधिकार कर संपत्ति कर से भिन्न है जो स्वामी के जीवन काल में संपत्ति पर लगाया जाने वाला वार्षिक कर है। अतः कथन एक सही है। भूमि मूल्य कर संपत्ति कर का आकलन करने की एक विधि है जो केवल भूमि के मूल्य पर विचार करती है, न कि भूमि पर बनी संरचनाओं पर। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वनाग्नि अनियंत्रित और तेजी से फैलने वाली आग की घटना है जो वनस्पति, वन एवं अन्य दहनशील सामग्रियों के कारण तेजी से फैलती है। कथन 2, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अक्सर वनाग्नि की घटना देखी जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वनाग्नि अनियंत्रित और तेजी से फैलने वाली आग की घटना है जो वनस्पति, वन एवं अन्य दहनशील सामग्रियों के कारण तेजी से फैलती है, अतः कथन 1 सही है। कुछ क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं नियमित आधार पर घटित होती हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र अथवा मौसमी शुष्कता की संभावना वाले क्षेत्र जैसे कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वनाग्नि की घटना बार बार देखी जाती है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विसेग्राड समूह मध्य यूरोप में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया का समूह है। 2, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैले कार्पेथियन पर्वत लैटिन अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता बनाते हैं। 3, डेन्यूब, राइन, एल्बे और तिबर नदियां मध्य यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य यूरोप विसेग्राड ग्रुप, जिसे विसेग्राड 4 या बस V4 के रूप में भी जाना जाता है, 4 मध्य यूरोपीय देशों का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक गठबंधन है। चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड एवं स्लोवाकिया, अतः कथन 1 सही है। 7 यूरोपीय देश चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाक गणराज्य और यूक्रेन कार्पेथियन पर्वत क्षेत्र को साझा करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। मध्य यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां डेन्यूब, राइन और एल्बे हैं जो कई देशों से होकर गुजरती हैं। तिबर नदी मध्य यूरोप में नहीं बल्कि यह इटली से होकर बहती है, मुख्यतः रोम शहर से होकर, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 36 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु आहार में अतिरिक्त शर्करा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। 2, शिशु के पोषण के लिए भोजन में सुक्रोज और फ्रुक्टोज पसंदीदा कार्बोहाइड्रेट होंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाद्य विनियमन मानक वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 साल से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के लिए खाद्य उत्पादों में अतिरिक्त चीनी एवं शर्करा पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इसके बाद से कई देशों ने इस तरह के प्रतिबंध को शामिल किया, अतः कथन 1 सही है। शिशु के पोषण के लिए भोजन में लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलीमर पसंदीदा कार्बोहाइड्रेट होंगे, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड कीपर है? 1, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 2, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, 3, कंप्यूटर एज प्रबंधन सेवाएं, 4, KFIN टेक्नोलॉजीज। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिकॉर्ड कीपर एक रिकॉर्ड कीपर एक निवेशक की प्रतिभूतियों के लेन देन और होल्डिंग्स के बारे में सच्चाई का एकमात्र स्रोत है। भारत में 4 रिकॉर्ड कीपर हैं। इक्विटी के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एवं म्यूचुअल फंड के लिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज तथा KFIN टेक्नोलॉजीज, NSDL और CDSL डिपॉजिटरी है एवं CAMS तथा KFIN योग्य रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1955 का बारडुंग सम्मेलन हुआ। 2, इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्व रखता है। 3, दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत इंडोनेशिया संबंध। दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं, जिसके कारण वर्ष 1955 का बारडुंग सम्मेलन हुआ तथा वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। यह कथन एक सही है। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्व रखता है। अतः कथन 2 सही है। भारत द्वारा वर्ष 1991 में लुक ईस्ट नीति को अपनाने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विकास हुआ है। दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IGNCA संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। 2. यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। 3. IGNCA की गतिविधि आमतौर पर एक न्यास द्वारा निर्देशित होता है जो नियमित रूप से बैठक का आयोजन करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA की स्थापना वर्ष 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। IGNCA का एक ट्रस्ट अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जो इस केंद्र के कार्य संबंधी सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए नियमित रूप से बैठक का आयोजन करता है। ट्रस्टीज में से चुनी गई कार्यकारी समिति एक अध्यक्ष के अधीन कार्य करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बंगाल की खाड़ी में हिदाया नामक एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हुआ है और यह बांग्लादेश से टकराया है। 2. चक्रवाती पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिदाया, जिसका तंजानिया और केन्या से टकराने का अनुमान था, माफिया द्वीप से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। हिदाया चक्रवात का निर्माण मध्य हिंद महासागर, मेडागास्कर, कोमोरोस और मैयट फ्रांस के उत्तर में हुआ था। अतः कथन 1 सही नहीं है। चक्रवाती पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती हैं। ऐसा कोरियोलिस बल के कारण होता है। अतः कथन 2 सही है। 2 चक्रवातों के बीच एक प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवातों की एक सामान्य विशेषता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। रैट होल माइनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्यतः संकीर्ण सुरंगों की खुदाई है। इन संकरी सुरंगों में श्रमिकों के लिए अंदर जाना और बाहर आना काफी कठिन होता है। 2. इस तकनीक का प्रयोग भारत के दक्षिणी राज्यों में संकीर्ण क्षैतिज निक्षेपों से कोयला निकालने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।